क्या देवभूमि में दल बदलुओं के लिए अब बज गई है खतरे की घंटी? क्या उड़ गई है राजेंद्र भंडारी की रातों की नींद? आखिर अब बद्रीनाथ के उपचुनाव में जीत होगी तो कैसे होगी? ये नतीजे देखकर अब राजेंद्र भंडारी छोड़िए, बीजेपी को भी टेंशन होने लगी है। दोस्तों नमस्कार, जोड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने जो तारीखें दी हैं उसके हिसाब से 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग होनी और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बेहद दिलचस्प होगा किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला यहाँ देखने को मिलता है। क्या मंगलौर में बीएसपी फैक्टर भी काम करता है? लोकसभा चुनाव की जब रणभेरी बजी और जब नतीजे आए तो इस कोलाहल में हिमाचल प्रदेश के उस नतीजे को हमने नजरअंदाज कर दिया या उस तरह से हाईलाइट वो नहीं हो पाया जो बहुत बड़ा संदेश उत्तराखंड के लिए लेकर आया है। क्योंकि उत्तराखंड को दल बदलुओं की बहुत बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है। आपको बखूबी याद होगा 18 मार्च 2016 को किस तरह से हरीश रावत के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार से विजय बहुगुणा के नेतृत्व में 9 विधायक बगावत कर बीजेपी में चले जाते हैं और उसके बाद से लगातार उत्तराखंड में इन गुजरे 7-8 सालों में एक के बाद एक लगातार दल बदल होता रहा। इस लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ा दल बदल उत्तराखंड में देखने को मिला, लेकिन इसके बाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि हिमाचल है, दोनों हिमालयी राज्य हैं, बहुत कुछ समानताएं हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। जब 5 की 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के बाद बीजेपी को मिली हैं, तो वही चीज हिमाचल में भी देखने को मिली है। 4 की 4 लोकसभा सीटें हिमाचल से बीजेपी को मिली हैं और ये पिछले चुनावों का सिलसिला है, सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं है। लेकिन इसी बीच जब 4 लोकसभा सीटें बंपर वोटों के साथ हिमाचल से बीजेपी को मिलती हैं, उसी दौरान जो 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होता है उसमें 4 पर बीजेपी के प्रत्याशियों की करारी हार हो जाती है। हिमाचल उपचुनाव में 4 सीटें कांग्रेस जीतती है और 2 सीटें बीजेपी जीतती है। इससे सुक्खू सरकार सुरक्षित हो जाती है, लेकिन बात इतनी भर नहीं है, आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आखिर ये 4 विधायक हारने वाले कौन थे? इनमें एक सीट पर तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा के बेटे भी चुनाव लड़ रहे थे, उनकी भी करारी चुनावी हार हो जाती है, या कहिए कि वो सबसे बड़े अंतर से चुनाव हारते हैं। आपको याद होगा हिमाचल में राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ा ऑपरेशन लोटस चला था और 6 कांग्रेस के विधायक एक झटके में पार्टी छोड़ करके पाला बदल के बीजेपी में चले जाते हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लोकसभा चुनाव में उसी हिमाचल में बंपर वोट पड़ रहा था, तब इन 6 सीटों पर कांग्रेस से पाला बदल कर आए इन बीजेपी के प्रत्याशियों की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही थी और बड़ी मुश्किल से 2 ही विधायक जो पाला बदल के कांग्रेस से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो 2 ही चुनाव जीत पाए, 4 की करारी हार होती है। सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कौन कौन हारा हिमाचल में, कौन जीता, इसका उत्तराखंड के लिए क्या संदेश है। कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायकों में सुजानपुर से राजेंद्र राणा चुनाव लड़े थे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार जाते हैं। गगरेट से चैतन्य शर्मा चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के टिकट पे। चैतन्य शर्मा वही हैं राकेश शर्मा जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनके पुत्र हैं और गगरेट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद कांग्रेस से मोहभंग हो जाता है और ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बन के चैतन्य शर्मा भी बगावत करते हैं कांग्रेस से और वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, तो उनको सबसे करारी हार मिलती है। गगरेट में वो 8,415 के आसपास यानी 8,500 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद कुटलहेड़ से देवेंद्र भुट्टो चुनाव हार जाते हैं, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर उपचुनाव हार जाते हैं, धर्मशाला से भाजपा के टिकट पर सुधीर शर्मा चुनाव जीतते हैं और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल चुनाव जीत पाते हैं। यानी ये 2 ही कांग्रेस के जो बागी थे जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत पाए, बाकी 4 लोग करारी शिकस्त झेलते हैं। ये क्या इंडिकेशन देता है? आप जानते हैं हिमाचल कैंपेन में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भी ड्यूटी लगी हुई थी, यानी वो वहां हिमाचल में
जब उत्तराखंड का चुनाव पहले फेज में खत्म हो गया तो वहां कैंपेन कर रहे थे, तो उनको बखूबी पता है कि 6 सीटों पर जो कांग्रेस के जो रेबेल्स थे वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही महेंद्र भट्ट है जिन्होंने उत्तराखंड में चुनाव से पहले ऐलान भी किया था, बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे थे। कांग्रेस के और कई विधायक उनके संपर्क में, और जो भी आएगा उन्हें बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जिताया जाएगा। हिमाचल का चुनाव खुद महेंद्र भट्ट जो बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो देख करके आए हैं, और नतीजे बखूबी उनके जहन में होंगे कि 4 सीटों पर करारी हार है। लाहौल स्पीति में तो जो कांग्रेस के रेबेल बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। यानी किस तरह से जनता नकार देती है। खुद बीजेपी का काडर वहां नाराज होकर के ये कांग्रेस से आए हुए जो पैराशूट प्रत्याशी जो उन पे थोपे गए थे, जो रिबेल्स उन पे थोपे गए थे, उनको नकार देती है। हिमाचल की जनता मोदी को वोट डालती है, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव जब होते हैं तो इन रिबेल्स को, कांग्रेस के इन बागियों को वोट नहीं डालती है। क्या इंडिकेशन देता है? अब हम आते हैं उत्तराखंड पर। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर एक जमाने से, उससे पहले नंदप्रयाग विधानसभा सीट जब होती थी तो बीजेपी की तरफ से महेंद्र भट्ट चुनावी लड़ाई लड़ते थे। तो निर्दलीय के तौर पर 2007 में पहला चुनाव लड़ते हैं राजेंद्र भंडारी, चुनाव जीतते भी हैं। फिर खंडूड़ी सरकार में निर्दलीय हैं, समर्थन देने के एवज में मंत्री भी बन जाते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और वहां से लगातार 2012 से महेंद्र भट्ट वर्सेस राजेंद्र भंडारी की चुनावी लड़ाई हो रही थी। लेकिन कहा जाता है सियासत में कोई ना कोई पक्का दोस्त होता है, न पक्का कोई दुश्मन होता है। और अब जब अनिल बलूनी गढ़वाल से लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे तो उसके बाद मनीष खंडूड़ी पाला बदल के कांग्रेस से बीजेपी में चले जाते हैं। ठीक 24 घंटे का वाकया होता है जब उसी ड्रेस में राजेंद्र भंडारी गढ़वाल में के क्षेत्र में रहते हुए ऐलान करते हैं कि वो बदलने वाले नहीं है। उनको लेकर के अफवाहें जरूर चलती रहती है, लेकिन वो उसी वर्दी में बीजेपी हेडक्वार्टर में भगवा पटका पहने हुए नजर आते थे। वो कहानी, वो बयान, हमने उनके दोनों बयान 24 घंटे के बदलते हुए बयान और रुख को भी देखा। लेकिन अब असली अग्नि परीक्षा का वक्त है। हिमाचल में 6 में से 4 सीटों पर दल बदलुओं की करारी हार क्या इंडिकेशन देती है? उत्तराखंड में भी बीजेपी को लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला है। बद्रीनाथ सीट पर भी बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बढ़त बनाई, लीड बनाई। 8 से 10 हजार वोटों की लीड के साथ वो चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन क्या विधानसभा में सीट अब फंसने वाली है? यही राजेंद्र भंडारी की बेचैनी है, क्योंकि आप ये फैक्टर भी जानते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल बन चुका है। वो तस्वीर हमारे सामने आ गई है। कहाँ तो राजनाथ से लेकर के अमित शाह दावा कर रहे थे कि गढ़वाल का विकास होगा और बलूनी सिर्फ सांसद नहीं रहेंगे, उससे ज्यादा होंगे, यानी वो मोदी कैबिनेट में बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में होंगे। वैसा कुछ नहीं हो पाया। उत्तराखंड को अजय टम्टा के नाम पर एक राज्य मंत्री का झुंझुना मिला है, जो 2014 में भी मिला था। उससे पहले अजय भट्ट भी राज्य मंत्री बनाए गए थे। और राज्य मंत्री की क्या हैसियत होती है, वो कितना अपने विभाग से अपने राज्य के लिए कर सकता है, ये सबको पता है। बड़ा सवाल ये कि जब अनिल बलूनी के हाथ कुछ मोदी सरकार में खास नहीं आया है और अनिल बलूनी के आह्वान पर ही राजेंद्र भंडारी पाला बदल के बीजेपी में गए थे, तो क्या बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव अब फंसने वाला है? क्योंकि दल बदलुओं का जो हाल हिमाचल में हुआ है, ताज्जुब न हो उस तरह के माहौल उत्तराखंड में बनते देर नहीं लगी। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले साल अगस्त सितंबर में उत्तराखंड में बागेश्वर का उपचुनाव हुआ था। बीजेपी उस सीट पर लगातार जीतती रही। हम जानते हैं कि चंदन रामदास धामी कैबिनेट में मंत्री भी थे और वो लगातार 4 चुनाव जीतते हैं। लेकिन उनके निधन के बाद उस सीट पर जब उनकी पत्नी बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ती हैं तो सहानुभूति लहर की बजाय वो मात्र 2405 वोटों से चुनाव जीत पाती हैं। जिस सीट पर लगातार 10 से 15, 18, 20 हजार तक की लीड से लगातार चंदन रामदास चुनाव जीतते रहे थे, बाई इलेक्शन में वो सीट बीजेपी की इस तरह से फंसती है कि 2500 से भी कम वोटों से वो सीट बीजेपी जीत पाती है। और उसी उपचुनाव ने बीजेपी के आलाकमान को इतना अलर्ट किया कि सुबोध उनियाल टिहरी सीट पर दावेदारी कर रहे थे, रेखा आर्य अल्मोड़ा सीट पर दावेदारी कर रही थी, और भी कई विधायक थे जो हरिद्वार से और दूसरी सीटों पर लोकसभा टिकट की दावेदारी कर रही थी। लेकिन पार्टी ने यही नियम बनाते हुए कि हम कोई बाई इलेक्शन उत्तराखंड में अब नहीं चाहते हैं, छोटा प्रदेश है, हॉस्टाइल माहौल बनते देर नहीं लगती है। और ये हमने खुद भी देखा, जिस अंदाज में निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद बॉबी पवार ने कई सीटों पर बीजेपी को, कांग्रेस को, दोनों को परास्त किया है। ये खतरनाक संकेत हो सकते हैं जो हिमाचल के संकेत है। तो अब देखना दिलचस्प होगा। बद्रीनाथ वही विधानसभा क्षेत्र है जहां जोशीमठ है, भू धसाव की घटना से किस तरह के लोगों की नाराजगी सामने आई थी।
क्या लखपत बुटोला वहां से चुनाव लड़ेंगे, या कांग्रेसी कॉरिडोर्स में एक राय ये भी बन रही है कि क्यों न वहां पर गणेश गोदियाल को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने मोर्चा संभाला, भले वो चुनाव हार गए लेकिन कड़ी टक्कर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को दी थी। और अभी कहा जा रहा है कि जिस तरह की वोकल आवाज स्थानीय मुद्दों पर गणेश गोदियाल की है, तो उनको बद्रीनाथ की पिच पर बैटिंग करने के लिए राजेंद्र भंडारी के खिलाफ उतारा जाए। अगर उनकी आवाज, क्योंकि विधानसभा अगर वो पहुंचते हैं तो वहां से वो कांग्रेस की आवाज को और बुलंद कर सकते हैं, विपक्ष की आवाज को और धारदार कर सकते हैं। तो अपने आप में बेहद पेचीदा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में अब बड़ा परिवर्तन उत्तराखंड में देखा जा रहा है। जिस तरह से सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता तमाम केंद्रीय नेताओं से मिले हैं, आने वाले समय में उत्तराखंड में जिस तरह से करारी कांग्रेस की हार हुई, इसकी समीक्षा भी होने वाली है। और ये माना जा रहा है कि मंगलौर बाई इलेक्शन और बद्रीनाथ बाई इलेक्शन कांग्रेस बेहद ताकत के साथ लड़ने वाली है। और अगर ऐसा होता है और दल बदलों को लेकर जो हिमाचल में देवभूमि में जो रुख हमें देखने को मिला है, वह उत्तराखंड देवभूमि में अगर हमें देखने को मिला, तो निश्चित तौर पर यह राजेंद्र भंडारी के लिए कड़ी चुनौती का सबब हो सकता है। तनुज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।